Sum number 1, 8 sec square theta minus 8 tan square theta is equal to 8. हमें इसे ट्रू या फॉल्स है वो एस्टैब्लिश करना है. इसके लिए हम इसको स्टार्ट करेंगे पहले लेफ्ट हैंड साइड से. लेट अस डू दैट. लेफ्ट हैंड साइड LHS is equal to 8 sec square theta minus 8 tan square theta. ओके, अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, 8 sec square theta माइनस 8 tan square theta में से मैं 8 कॉमन ले लूँगा. ओके, सो अब इनटू ब्रैकेट्स 8 बाहर लेने के बाद इनटू ब्रैकेट्स आई हैव sec square theta माइनस tan square theta. नाउ sec square theta माइनस tan square theta मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ. ओके, 8 को हम एज इट इज़ यहाँ पर लिख देते हैं. हम जानते हैं sec square theta यानी sec theta इज इक्वल टू cos 1 अपॉन cos theta. सो sec square theta जो यहाँ पे है आई कैन राइट इट एज 1 अपॉन cos square theta माइनस tan square theta कैन बी रिटन एज sin square theta अपॉन cos square theta. ओके, सो अब इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं हम. सो दिस इज 8 एज इट इज आ जाएगा. अब cos स्क्वायर थीटा दोनों में डिनोमिनेटर में है तो ये कॉमन हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा यहाँ पे, एंड ऊपर न्यूमरेटर में रह जाएगा हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ओके, सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज अगेन cos स्क्वायर थीटा. सो मैं यहाँ पे 8 को एज इट इज पैरेलली लिख दूंगा यहाँ पे, एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विल बिकम cos स्क्वायर थीटा अपॉन डिनोमिनेटर भी cos स्क्वायर थीटा है. ओके, सो दिस गेट्स कैंसल्ड एंड आई हैव लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या बच गया, सिर्फ 8. सो लेफ्ट हैंड साइड is equal to 8. Okay, now let us see what is the right hand side. Right hand side मुझे दिया हुआ है 8. Okay, so उसको भी हम लिख देते हैं, and RHS right hand side is equal to 8. So friends, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि LHS is equal to RHS. Therefore, the statement, हमें जो स्टेटमेंट दिया गया है 8 sec square theta minus 8 tan square theta is equal to 8, that is true. So, LHS is equal to RHS and therefore 8 sec square theta minus 8 tan square theta is equal to 8 is true. ओके, सो ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है कि ये ट्रू है. लेट अस गो टू द नेक्स्ट सम नाउ. सम नंबर 2, 7 into 11 into 13 plus 13 is a prime number. फ्रेंड्स, हमें ये चेक करना है ये प्राइम नंबर है कि नहीं है, और उसके बेसिस पे हमें ये स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स जो कंक्लूड करना है उसको सॉल्यूशन में लिखना है. ओके, सो हमारे पास जो गिवन एक्सप्रेशन है दैट इज 7 into 11 into 13 plus 13. हमारे पास ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है. हमें ये देखना है कि जो इसका सॉल्यूशन आएगा, यानी जब हम इस पूरे को सॉल्व कर देंगे तो क्या वो प्राइम नंबर होगा या नहीं होगा. उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको एक टर्म ले लेंगे, 7 into 11 into 13 को एक टर्म ले लेंगे, और यहाँ पे इस 13 को एक टर्म ले लेते हैं. जब हम इन दोनों को सेपरेट टर्म्स कंसिडर कर रहे हैं तो हम इन दोनों में से 13 को कॉमन ले पाएंगे बाहर. ओके, सो हम सेकेंड स्टेप में वही करेंगे. सो यहाँ पे हम 13 कॉमन ले लेते हैं अब. सो दिस कैन बी रिटन एज 13
into bracket 7 into 11 प्लस 13 इंटू 1। यहाँ पे 13 कॉमन आ गया, यहाँ पे 13 कॉमन आ गया। अब 13 को पूरे में से बाहर कॉमन ले लेंगे। सो 13 यहाँ पे हमने एज इट इज़ लिख दिया, ओके। एंड यहाँ पे 7 इंटू 11 बन जाएगा 77 प्लस 13 यहाँ पे बाहर आ चुका है, 1 एज इट इज़ रह जाएगा। सो दिस विल बिकम 1। सो ये बन जाएगा 13 इंटू 78 एंड 13 into 78 is equal to 1014. So friends, now the question is, क्या ये 1014 प्राइम नंबर है या नहीं है? ये प्राइम नंबर क्यों नहीं होगा? बिकॉज ये 13 और 78 के मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें मिला है, और प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके फैक्टर्स नंबर इटसेल्फ और 1 होगा। सो 1014 is found by multiplying 13 and 78 and prime numbers have only two factors, and they are 1 and number itself. Therefore 1014 is a composite number. Therefore 7 into 11 into 13 plus 13 is a prime number so this is false, and this is the answer. Let us go to sum number 3 now. Sum number 3, 1 upon 2, comma 1 upon 3, comma 1 upon 4, so on and so forth is an arithmetic progression. Okay? So हमें यहाँ पे दिया हुआ है 1 upon 2, 1 upon 3, 1 upon 4. So जो गिवन है पहले वो ले लेते हैं. So A1 is equal to 1 upon 2. A2 is equal to 1 upon 3. A3 is equal to 1 upon 4. ओके, सो अब हमें ये चेक करना है वेदर 1 upon 2, 1 upon 3, 1 upon 4 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, और अगर है तो इसका आंसर ट्रू होगा, और अगर नहीं है तो इसका आंसर फॉल्स होगा. सो हमारा पहला स्टेप ये होगा कि हम दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालेंगे, और अब हम पहले निकालेंगे A1 और A2 के बीच का डिफरेंस, जिसको हम डिनोट करेंगे D1 से. सो D1 इज इक्वल टू A2 माइनस A1. ओके, A2 हमें दिया हुआ है 1 upon 3 एंड A2 इज इक्वल टू 1 upon 2. लेट अस फाइंड द डिफरेंस नाउ. अब ये डिफरेंस निकालने के लिए पहले मैं यहाँ पे एलसीएम सेम करूँगा, और 3 और 2 का एलसीएम बनता है 6. सो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 3, दिस इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 6. ये है मेरी वैल्यू D1 की. सो D1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 6. लेट अस नाउ फाइंड द difference between the next two consecutive terms, that is A2
और A3। सो वो वाला डिफरेंस मैं डिनोट करूंगा विद D2 एंड D2 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। ओके, सो A3 क्या दिया हुआ है हमको 1/4। A3 इज इक्वल टू 1/4 माइनस A2 दैट इज इक्वल टू 1/3। अब मैं यहाँ पे इसका डिफरेंस निकालता हूँ। सो 4 और 3 दोनों का LCM मैं ले सकता हूँ। सो वो जो LCM रहेगा दैट इज 12। ओके, एंड यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 4 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 1/12। ये आ गई वैल्यू हमारे पास D2 की। ओके, नाउ अब D1 और D2 की वैल्यू डिफरेंट है। हियर D1 इज नॉट इक्वल टू D2, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम नहीं है। जो अब ये कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो जो गिवन टर्म्स हैं A1, A2, A3 विच इज 1/2, 1/3, 1/4 सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं होगा। ओके, सो लेट अस राइट द आंसर एंड कंक्लूड द स्टेटमेंट। Since D1 is not equal to D2, so therefore 1/2, 1/3, 1/4 so on and so forth is in arithmetic progression. Arithmetic progression। ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स, और हमने उसे एक्सप्लेन भी किया है। और इसके फॉल्स होने का रीजन ये है D1 इज नॉट इक्वल टू D2 एंड देयरफॉर दिस इज फॉल्स एंड दिस इज द आंसर। लेट अस टेक द लास्ट ट्रू एंड फॉल्स ऑफ द पेपर। Number 4, if one of the root of the quadratic equation x square minus 4x plus m is equal to 0 is 3, then m is equal to 3। हमें ये चेक करना है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही सिंपल सम है। हमें क्या दिया गया है, given that x square minus 4x plus m is equal to 0 and one root is 3। जहां पे 1√3 दिया है कि एक रूट ऑफ द टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन सच रूट इज 3, तो हमें करना क्या है, हमें ये फाइंड करना है कि क्या ये जो m है क्या इसकी वैल्यू 3 है। सो वो हम कैसे करेंगे, हम ये करेंगे, हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बिकॉज 1 रूट इज 3 हम x को रिप्लेस कर देंगे 3 से एंड देन वी विल सी कि m की वैल्यू क्या आती है। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस m is equal to 0. So this is equal to 9 minus 12 plus m is equal to 0. So this can be written as minus 3 plus m is equal to 0, and this can be written as m is equal to 3। हमने m की वैल्यू फाइंड कर ली एंड द वैल्यू ऑफ m इज 3 व्हेन x इज इक्वल टू 3, जो कि फर्स्ट रूट हमें दिया गया है 3। जब हम उसको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डाल देते हैं, x को रिप्लेस करके 3 लिख देते हैं, तो हमें इस m की वैल्यू मिलती है 3। सो
if one of the root of the quadratic equation x square minus 4x plus m is equal to 0 is 3, then m is 3. So the answer is yes, the m is 3. So because ये condition यहाँ पे satisfy हो रही है, we will say that the statement is true. Okay, so let us write the answer. Therefore, if one of the root of quadratic equation x square minus 4x plus m is equal to 0 is 3, then m is equal to 3 and this is true. हमने ये ऊपर establish कर दिया, हमने ये ऊपर prove कर दिया. So this is the answer. फ्रेंड्स, आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज। और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड। Number 5. If HCF of 12 and k is equal to 6 and LCM of 12 and k is equal to 36, then k is equal to. Friends, हमें यहाँ पे दो नंबर्स 12 and k का HCF दिया गया है 6 and 12 and k का LCM दिया गया 36 और हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। सो हम पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं गिवन से। सो वी आर गिवन दैट HCF of 12 and k is equal to 36 and LCM of 12 k is equal to 36. Okay, and we know that HCF into LCM is equal to product of two numbers. हमारे पास ये फॉर्मूला है और हमने स्ट्रेट अवे उसको यूज़ कर लिया। हमारे पास HCF दिया हुआ है, हमारे पास LCM दिया हुआ है, टू नंबर्स दिए हुए हैं जिसमें से एक की वैल्यू 12 है, अदर इज k और हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। सो विद दिस, सो HCF है यहाँ पे 6, LCM है यहाँ पे 36, सो 6 into 36 is equal to product of two numbers, that is 12 into k. Okay, so we can write it as 6 into 36 upon 12 is equal to k. यहाँ का 12 नीचे डिनोमिनेटर में आ गया, सो हमें k की वैल्यू मिल जाएगी एंड दिस वुड इम्प्लाई दैट k is equal to 6 into 36 upon 12 and 12 threes is 36 that we know, and therefore k is equal to 18. So if, let us write the answer and conclude. If HCF of 12 and k is equal to 6 and LCM of 12 and k is equal to 36, then k
is equal to 18 and this is the answer. Okay friends, now let us go to the next fill in the blank. Number 6. If alpha and beta are zeros of quadratic polynomial 3x minus x square plus 8, then alpha beta is equal to dash. So friends, हमें यहाँ पे quadratic polynomial दिया गया है which is 3x minus x square plus 8 और फिर हमें फाइंड आउट करना है कि उसके जो जीरोज हैं अल्फा एंड बीटा उसका प्रोडक्ट क्या होता है. Alright, so before we start the sum, let us understand that 3x minus x square plus 8 ये स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंटेड नहीं है. क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के बाद ही हम इसको अटेम्प्ट करेंगे. सो हमारा सॉल्यूशन शुरू होगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करने से. सो वी कैन से दैट इसको हम रीराइट करेंगे. सो द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, द गिवन quadratic polynomial can be written as. So अब जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेंगे तो पहले एक्स स्क्वायर आएगा उसकी रिस्पेक्टिव साइन के साथ, फिर x वाला टर्म आएगा और फिर कांस्टेंट आएगा. सो स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8. ओके, अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया. लेट अस राइट द टर्म्स a, b एंड c. इस केस में क्या होगा, a होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b होगा कोफिशिएंट ऑफ x एंड c होगा द कांस्टेंट इटसेल्फ. सो a इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विच इज -1, b इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x विच इज 3 एंड c इज इक्वल टू 8. हमारे पास a, b एंड c इनकी वैल्यूज आ गई हैं, राइट. सो उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, अल्फा इंटू बीटा से. अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a. Okay, so alpha into beta product of the roots is equal to c है हमारे पास 8 and a है हमारे पास -1. So therefore alpha into beta is equal to -8. Let us write the answer and complete the blank. If alpha and beta are zeros of quadratic polynomial polynomial 3x minus x square plus 8, then alpha into beta is equal to -8 and this is the answer. Let us take the next sum now. Number 7. 27x plus 63y is equal to 45 and 63x plus 27y is equal to 135, then x plus y is equal to blank. So friends, हमारे पास यहाँ पे दो equations हैं. 27x plus 63y
is equal to 45 and we have 63x plus 27y is equal to 135. हम इसको फर्दर सॉल्व करें और x और y की वैल्यू फाइंड करके x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करें, उससे पहले ये नेसेसरी है कि हम इन दोनों ही इक्वेशंस को, जो ये हमारे पास इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशंस को हम और सिंप्लीफाइड फॉर्म में नोट करें. अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 27 है, 63 है, 45 है. अगेन व्हाट टेल्स मी इज कि यहाँ पे इन तीनों ही टर्म्स को मैं 9 से डिवाइड कर सकता हूँ. कमिंग टू सेकेंड इक्वेशन, आई हैव 63x 27y इज इक्वल टू 135. अगेन आई कैन डिवाइड दिस एंटायर इक्वेशन बाई 9. सो आई विल डिवाइड both the equations by 9. Divide both equations by 9. ऐसा करने से क्या होगा, ये और सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा. सो लेट अस राइट द इक्वेशंस अगेन आफ्टर डिवाइडिंग देम बाय 9. सो 27x को अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूँ, सो मेरे पास क्या रह जाएगा, इट वुड बिकम 3x प्लस 63y को जब मैं 9 से डिवाइड करता हूँ, सो आई विल गेट इट एज 7y इज इक्वल टू 45 को जब मैं 9 से डिवाइड करता हूँ, मेरे पास रह जाएगा 5. लेट अस टेक द सेकेंड इक्वेशन. जब 63x को मैं 9 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास रह जाएगा 7x एंड जब मैं 27y को 9 से डिवाइड करूंगा तब मेरे पास रह जाएगा 3y इज इक्वल टू 135 को अब मुझे 9 से डिवाइड करना है. सो 9 1 ज़ा 9, रिमाइंडर बच गया 4 एंड 5 नीचे मैंने लेके आया तो 45 हो गया. सो ऊपर आ जाएगा 5. सो 15 इंटू 9 इज 135. ओके, अब आप देख सकते हैं कि इन्हीं इक्वेशंस को मैंने इस फॉर्म में वापस लिख दिया है. अब मुझे इन्हें सिंप्लीफाई करना है और अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 3x है, 7y है, 7x है, 3y है. अब 3 और 7, 7 और 3, मैं दोनों ही इक्वेशंस को किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करके आगे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ. लेट अस डू दैट. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप अब मैं ये करूँगा कि मैं x की टर्म को एलिमिनेट करूँगा. एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे 3 वाला जो टर्म है इसको और 7 वाला टर्म है उसको सेम करना पड़ेगा. तो उसके लिए क्या होगा, मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करूँगा 7 से और यहाँ पे पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करूँगा 3 से. ओके, सो दिस वुड बिकम 21x प्लस 49y is equal to 35 and this would become 21x plus 9y is equal to 45. So अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ. यहाँ ये माइनस हो जाएगा, यहाँ ये भी माइनस हो जाएगा और यहाँ ये भी माइनस हो जाएगा. सो 21x एंड 21x रिमूव हो जाएगा. 49y माइनस 9y वुड बिकम 40y और ये बन जाएगा -10. ओके, सो अभी y की वैल्यू फाइंड करनी है अगर, सो y इज इक्वल टू -1/4. ये हमने एक वेरिएबल फाइंड कर लिया y. Okay, now let us find the value of the variable x and then add the two to find the answer. So now मेरे पास अब y की वैल्यू आ गई है. ओके, ये है y की वैल्यू विच इज -1/4. अब मैं इस y की वैल्यू को इस इक्वेशन में जो मैंने 9 से डिवाइड करके ऑब्टेन किया था 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 5, इसमें y की वैल्यू को प्लेस कर दूंगा. सो 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 5 एंड दिस इम्प्लाइज दैट इसको वापस कैसे लिख सकते हैं. सो 3x वुड रिमेन एज इट इज प्लस 7 इंटू
minus 1 upon 4 is equal to 5. So this is 3x minus 7 upon 4 is equal to 5. अब माइनस 7 अपॉन 4 है, ये कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, मैं इनको एक साइड पे लेके जाऊंगा और जब मैं माइनस 7 अपॉन 4 को यहाँ लेके अदर साइड पे लेके जाऊंगा तो उसकी साइन चेंज हो जाएगी बिकॉज मैं ट्रांसपोज कर रहा हूँ. तो साइड चेंज होगी तो साइन चेंज होगी. सो 3x इज इक्वल टू 5 प्लस 7 अपॉन 4 एंड 3x is equal to 20 plus 7 upon 4 and this implies that 3x is equal to 27 upon 4. अभी x यहाँ पे है तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करूँगा, इस 3 को मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में लेके आऊँगा. Therefore x is equal to 27 upon 4 into 3 and this becomes 9. So therefore x is equal to 9 upon 4. So friends यहाँ पे हमने अब x की वैल्यू भी फाइंड कर ली है और अब हमें फाइंड करना है x plus y. Therefore x plus y is equal to 9 upon 4 plus into bracket minus 1 upon 4. This is equal to 9 upon 4 minus 1 upon 4 is equal to 8 upon 4 is equal to. हमारे पास x plus y की वैल्यू आ गई है और अब हम इस fill in the blank का आंसर लिख सकते हैं. So let us write the answer of the fill in the blank and proceed to the next question. So 27x plus 63y is equal to 45 and 63x plus 27y is equal to 135. Then x plus y is equal to 2. 27x plus 63y is equal to 45 and 63x plus 27y is equal to 135. Then x plus y is equal to 2 and this is the answer. Let us take the next sum. Number 8. Coordinates of midpoint M of line segment AB joining the points A to A minus B, comma B and B, comma 2A minus B is dash. फ्रेंड्स यहाँ पे हमें एक लाइन सेगमेंट दिया गया है AB, ओके, और उसका मिड पॉइंट है M. ओके, ए बी के कोऑर्डिनेट्स हमको दिए गए हैं. ए का कोऑर्डिनेट है 2a माइनस बी कॉमा बी एंड बी का कोऑर्डिनेट है b कॉमा 2a माइनस बी. हमें जो मिड पॉइंट m है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं. ओके, सो मिड पॉइंट ऑफ ए बी क्या होता है? वी नो दैट मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2. Let's start that by writing what is given to us. So we are given point A of the line segment AB. Point A coordinates उसके हैं 2A minus B, comma B and point B उसके कोऑर्डिनेट्स हैं b, 2a minus b and we know that midpoint of line segment AB
इज इक्वल टू x1 प्लस, यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट्स की बात करें, मिड पॉइंट ऑफ ए बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, दैट इज x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 upon 2. Okay, so let us write that. So this is equal to x1 हमारे पास क्या है, x1 is 2a minus b and x2 is b. So plus b upon 2. This is the first coordinate of the midpoint of line segment AB, and midpoint of line segment AB is given by M. And the second coordinate is y1 plus y2. y1 क्या है, b plus y2. y2 is 2a minus b upon 2. So minus b plus b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव बी एंड नेगेटिव बी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा. सो हमारे पास क्या बचा, 2a अपॉन 2 दैट इज a. यहाँ पे क्या बचा, 2a अपॉन 2 दैट इज a. सो मिड पॉइंट m ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे हमारे पास, दैट इज a एंड दिस इज द आंसर. सो लेट अस राइट द स्टेटमेंट एंड फिल इन द ब्लैंक बाय गिविंग द आंसर. कोऑर्डिनेट्स of midpoint M of line segment AB joining the points A, coordinates 2a minus b comma b and b, coordinates b comma 2a minus b is a comma a, and this is the answer. Let us take the next sum now. Question number 9. Which is the median class for the following frequency distribution? Class 0 to 10, frequency 7. Class 10 to 20, frequency 15. Class 20 to 30, frequency 13. Class 30 to 40, frequency 17. And class 40 to 50, frequency 10. फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दी हुई है. हमें इस टेबल के डेटा में से इसका मीडियन क्लास फाइंड करना है. ओके, मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए हमें मिडल वैल्यूज़ चाहिए होंगी, और मिडल वैल्यूज़ के लिए हमें इस टेबल को रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा विद एन एडिशनल कॉलम ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. सो इस सम को सॉल्व करने के लिए, मीडियन क्लास को फाइंड करने के लिए, हमारा स्टेप 1 होगा इस टेबल को रिकंस्ट्रक्ट करना विद द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. नाउ लेट अस डू द स्टेप 1 ऑफ रिक्रिएटिंग दिस टेबल विद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. स्टेप 1. फ्रेंड्स, स्टेप 1 में हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को रिकंस्ट्रक्ट कर लिया है. इसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट कॉलम में है क्लास 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड लास्ट 40 to 50. सेकेंड कॉलम में है फ्रीक्वेंसी रिस्पेक्टिवली 7, 15, 13, 17 एंड 10. और थर्ड कॉलम में है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. फर्स्ट
जो क्लास इंटरवल है जिसकी फ्रीक्वेंसी 7 है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 7 है। सेकेंड क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी 7 + 15 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 22 है। थर्ड क्लास इंटरवल की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 35 है। 30 से 40 की जो क्लास इंटरवल है उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 52 है। और लास्ट जो 40 से 50 का हमारा क्लास इंटरवल है उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 62। हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि मीडियन क्लास क्या होगा, राइट। हमें यहाँ पे ये नोटिस कर रहे हैं कि जो टोटल फ्रीक्वेंसी है उसका एडिशन है 62, ओके। एंड 62 एक इवन नंबर है, ओके। और हमें इस फ्रीक्वेंसी का जिसका टोटल एक इवन नंबर है उसका मीडियन क्लास फाइंड करना है। मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए हम मिडिल वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और इस केस में क्योंकि ये इवन नंबर है हमारे पास 2 मिडिल वैल्यूज आएंगी। सो सेकेंड स्टेप में हम मिडिल वैल्यूज लिखेंगे इस टोटल फ्रीक्वेंसी का। सो अब हम सेकेंड स्टेप लिखते हैं जिसमें हम इसकी मिडिल वैल्यूज लिखेंगे। स्टेप 2, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है 62 जो कि एक इवन नंबर है। टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी is 62 and that is an even number. So हमारा मीडियन क्लास होगा वो जिसमें हमारे पास इसकी मिडिल वैल्यू फॉल करेगी और इस केस में मिडिल वैल्यू 2 होंगी। हम इसको हाफ कर लेंगे, सो 31 आएगा हमारे पास हाफ, और सेकेंड वैल्यू हो जाएगी 31 के बाद वाली वैल्यू। सो द मिडिल वैल्यूज are 31st and 32nd वैल्यूज, ओके। सो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने फर्स्ट स्टेप में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लिया और हमने यहाँ पे ये चेक कर लिया कि इसका टोटल कितना है फ्रीक्वेंसी का, जो कि एक इवन नंबर आ रहा है। और अब हमने उस इवन नंबर की जो टोटल फ्रीक्वेंसी आ रही है हमारे पास, हमने उसकी मिडिल वैल्यूज ले ली जो कि आती 31st और 32nd वैल्यू। नाउ वी विल फाइंड द मीडियन क्लास। अब हम मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए ये देखेंगे कि 31st वैल्यू और 32nd वैल्यू कौन से क्लास इंटरवल में फॉल करती है। सो हमें देखना है 31st वैल्यू और 32nd वैल्यू। लेट अस सी द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम। यहाँ पे एडिशन आ रहा है 7, 22, 35, 52 एंड 62। सो लॉजिकली 31st और 32nd वैल्यू इसमें फॉल होगी बिकॉज यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है 35। सो मीडियन क्लास हमारी ये बन जाएगी बिकॉज दिस क्लास कंटेन्स 31st एंड 32nd वैल्यूज, ओके। सो ये वाली क्लास हमारी वो है जो कि 31st और 32nd वैल्यू कंटेन करती है, राइट। सो हमारा आंसर क्या रहेगा, हमारा आंसर रहेगा मीडियन क्लास बनेगी 20 से 30। वाई? बिकॉज दिस क्लास कंटेन्स बोथ द वैल्यूज दैट आर मिडल वैल्यूज। सो लेट अस राइट द आंसर एंड कंक्लूड द क्वेश्चन। सो हमारा आंसर है 20 से 30, ये हमारी मीडियन क्लास है। स्टेप 3, the 31st and 32nd values fall in class interval 20 to 30 as cumulative frequency here is 35. Therefore, the median class is 20 to 30 and this is the answer.
Let us take the next sum now. Question number 10. If PA minus PA bar is equal to 0.8, then find the value of PA. फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे गिवन क्या है पहले वो नोट कर लेते हैं सम के अंदर. गिवन दैट PA minus A bar is equal to 0.8. ये हमारे पास गिवन है. ऑलराइट. और हम ये भी जानते हैं दैट we know that PA plus PA bar is equal to 1. Okay. PA plus PA bar is equal to 1. So now we have two equations. One says that PA minus PA bar is equal to 0.8 and दूसरा इक्वेशन ये है which is PA plus PA bar is equal to 1. और हमें करना क्या है? हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ PA. ओके. टू फाइंड वैल्यू ऑफ PA. ओके. सो विद द हेल्प ऑफ दीज टू इक्वेशंस जो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हो गई हैं अभी, हम इनकी हेल्प से PA की वैल्यू फाइंड करेंगे. ओके. सो अगर हम अभी इधर देखते हैं PA. सो इन इक्वेशन 1 इसको 1 दे देते हैं, इसको दे देते हैं 2. इन इक्वेशन 1 we have PA minus PA bar is equal to 0.8. Okay, so PA is equal to 0.8 plus PA bar. ओके. मैंने PA बार जो कि लेफ्ट हैंड साइड में था उसको राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दिया. जब मैंने साइड चेंज करी तो मैंने उसकी साइन भी चेंज कर दी. अब मैं इस PA की वैल्यू जो मुझे मिली है 0.8 प्लस PA बार उसको मैं डाल दूंगा इस वाली इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन में. पुटिंग वैल्यू ऑफ PA in equation number 2. Okay, so equation number 2 क्या है? PA plus PA bar is equal to 1 and PA is equal to 0.8 plus PA bar plus PA bar, ये वाला as it is नीचे आ जाएगा, is equal to 1. Okay, so I have 0.8 plus PA bar plus PA bar is equal to 1. So इसको अब हम further simplify करते हैं. So this is 0.8 plus 2 PA bar is equal to 1 and 2 PA bar is equal to 1 minus 0.8 which is equal to 0.2. So now we have 2 PA bar is equal to 0.2. Therefore PA bar is equal to 0.2 upon 2 which is equal to 0.1. Okay, so मेरे पास PA bar की वैल्यू आ गई 0.1. Okay, now I am supposed to find the value of PA. Okay, मुझे ये PA की वैल्यू फाइंड करनी है. अब मेरे पास PA बार की वैल्यू आ गई. तो अब what I can do is I can take any of these two equations, either 1 or 2, और इसमें मैं PA बार की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मुझे PA की वैल्यू मिल जाएगी. Let us take equation number 1 which is PA minus PA bar is equal to 0.8.
So the equation that I have is PA minus PA bar is equal to 0.8 and PA bar की वैल्यू क्या है 0.1. So PA minus 0.1 is equal to 0.8. Therefore PA is equal to 0.9 and this is the answer. Okay, so let us write the answer and conclude. The value of PA is equal to 0.9 and this is the answer. Let us take the next sum. Question number 11. Find the diameter of a circle whose circumference and area are equal in number. So friends, हमें यहाँ पे एक सर्कल दिया गया है जिसका सर्कमफेरेंस एंड एरिया इक्वल है और हमें फाइंड करना है डायामीटर उसका. ओके, हमें डायमीटर फाइंड करना है. गिवन है सर्कमफेरेंस एंड एरिया आर इक्वल. सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. लाइक द प्रीवियस सम, हम इस सम को भी स्टार्ट करेंगे विद द गिवन इंफॉर्मेशन. गिवन दैट in a circle area is equal to circumference. ओके, सो हमें अब करना क्या है, हमें इसके फॉर्मूला को यहाँ पर नीचे लिखना है, सर्कमफेरेंस के फॉर्मूला को यहाँ पर नीचे लिखना है, दोनों को इक्वेटेड ही रहने देना है. रेडियस फाइंड करेंगे, रेडियस को डबल करेंगे तो हमें डायमीटर मिल जाएगा. लेट अस डू दैट. सो वी नो दैट एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई आर स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 2 पाई आर. ओके, अब दोनों ही साइड्स में पाई कॉमन है. आई कैन रिमूव दिस एंड दोनों साइड में क्या आ रहा है, आर इंटू आर, और ये आर स्क्वायर इज आर इंटू आर और ये है 2 इंटू आर. सो इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर इंटू आर एंड 2r कैन बी रिटन एज 2 इंटू आर. ऑलराइट, अब ये एक r यहाँ से कैंसिल हो गया और ये एक r यहाँ से कैंसिल हो गया. सो फ्रेंड्स, मेरे पास रेडियस की क्या यूनिट मिल रही है, क्या लेंथ मिल रही है, 2 यूनिट्स. सो रेडियस इज इक्वल टू 2 यूनिट्स. ओके, अब वो मीटर है कि सेंटीमीटर है हमें नहीं पता, इसलिए हमने यहाँ पे उसको लिख दिया 2 यूनिट्स. एंड नाउ वी आर सपोज टू फाइंड द डायमीटर. डायमीटर इज इक्वल टू 2r. So here it is equal to 2 into 2 which is equal to 4 units. Okay, again जैसे हमने रेडियस के आगे यूनिट्स लिखा है वैसे हमने इसके आगे भी यूनिट्स लिख दिया, बिकॉज हमें नहीं पता कि ये सेंटीमीटर में है या मीटर में है. द यूनिट कैन बी एनीथिंग. ओके, सो द डायमीटर इज इक्वल टू 4 यूनिट्स. सो फ्रेंड्स, हमारे पास आंसर आ चुका है. लेट अस राइट द आंसर and conclude the question. Therefore, the diameter of the circle is 4 units and this is the answer. Let us go to the next sum now. Question number 12. For what value of an acute angle theta, cot 2 theta into cot 7 theta is equal to 1? Okay, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है. टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा. टू फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा. नाउ we are given that cot 2 theta into cot 7 theta, cot 2 theta into cot 7 theta is equal to 1.
हम इसको आगे सॉल्व करें उससे पहले हम इसको रीअरेंज करेंगे. लेट अस रीअरेंज द इक्वेशन. लेट अस rearrange the given equation. ओके हम जब इसे रीअरेंज करेंगे हम cot 7 थीटा को LHS में ही रहने देंगे और cot 2 थीटा को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे. नाउ cot 2 थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाइड है. ओके डॉट इज मल्टीप्लिकेशन. सो जब वो यहाँ पे जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा. सो दिस विल बिकम cot 7 थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot 2 थीटा. ओके सो cot 7 थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot 2 थीटा. और ये 1 अपॉन cot 2 थीटा है. सो वी नो दैट tan का रेसिप्रोकल इज 1 अपॉन cot थीटा. सो इफ इट इज tan थीटा we can write it is equal to as 1 upon cot theta. So अब यहाँ पे हमारे पास राइट हैंड साइड में है 1 upon cot 2 theta. So this can be further written as LHS वैसा का वैसा ही रहेगा. cot 7 theta is equal to tan 2 theta. Why? Because 1 upon cot is equal to tan और 2 theta as it is न्यूमरेटर में आ गया. सो cot 7 थीटा इज इक्वल टू tan 2 थीटा. लेट अस फर्दर सिंप्लीफाई दिस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा. वी ऑल्सो नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू cot इंटू 90 माइनस थीटा. ओके सो tan थीटा इज इक्वल टू cot इंटू 90 माइनस थीटा. Let us look at this equation again. हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है cot 7 थीटा एंड राइट हैंड साइड में है tan 2 थीटा. ओके नाउ tan थीटा इज cot इंटू 90 माइनस थीटा. सो दिस विल बिकम ये हो जाएगा cot 7 थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस 2 थीटा. ओके हमने इसको रिप्लेस कर दिया. नाउ लेट अस सॉल्व दिस फर्दर. सो दिस विल बिकम cot 7 थीटा एज इट इज रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में. दिस विल बिकम cot 90 माइनस cot 2 थीटा. ओके अब cot 7 थीटा एंड cot 2 थीटा मैं इन दोनों को एक ही साइड ले सकता हूं. सो दिस विल बिकम cot 7 थीटा प्लस cot 2 थीटा इज इक्वल टू cot 90. ओके एंड फाइनली दिस विल बिकम 9 थीटा इज इक्वल टू 90. देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 10. ओके सो हमारे पास अब थीटा की वैल्यू आ गई. हमें वही फाइंड करना था. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन एक्यूट एंगल थीटा cot 2 थीटा इंटू cot 7 थीटा इज इक्वल टू 1 एंड द आंसर इज थीटा इज 10 डिग्रीज. लेट अस राइट द आंसर एंड कंक्लूड द क्वेश्चन. ओके देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 10 degrees and this is the answer. Let us take the next sum now. Question number 13. If a sphere of radius r is divided into 4 equal parts, then the total surface area of each part is dash. Option A pi r square, option B 2 pi r square, option C 3 pi r square and option D is 1 upon 2 pi r square. सो हमारे पास यहाँ पे एक स्फीयर दिया हुआ है जिसका रेडियस हमें r दिया है. ओके एंड देन उसको हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया एंड वी आर सपोज टू फाइंड कि हर डिवाइडेड पार्ट का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है. सो गिवन अ स्फीयर with
radius is equal to r. Okay, so the next is total surface area of a sphere. अब वो कितना होता है वो देख लेते हैं. Total surface area of the sphere is equal to 4 pi r square. ये हमारे पास फॉर्मूला है. द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर. ओके, अब अगर पूरे स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया बनता है 4 पाई आर स्क्वायर और आपने उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो हर एक डिवाइडेड पार्ट का एरिया क्या होगा? एग्जैक्टली इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे. सो टोटल सरफेस एरिया of each divided part is equal to 4 pi r square upon 4. ये वाला 4 डिनोमिनेटर में क्यों आया? बिकॉज आपने जो वन बिग स्फीयर दिया हुआ है आपको, आपने उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, इसलिए नीचे 4 आ गया. सो द टोटल सरफेस, और यह हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर. देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच पार्ट is equal to pi r square, and this is the answer. So if you have to choose the option, the answer is A. Okay, so the total surface area of each part is pi r square. This is the answer that we have noted over here. Okay, अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे. क्वेश्चन नंबर 14. If the pair of equations 2x plus 2y plus 2 is equal to 0 and 4x plus ky plus 8 is equal to 0 has unique solution, then k is not equal to a 4, b 2, c minus 4 and d 8. Okay, so we are given two pair of equations. Given that two pair of equations has unique solution. ओके, और वो इक्वेशन क्या है हमारे पास? द इक्वेशन इज 2x plus 2y plus 2 is equal to 0 and 4x plus ky plus 8 is equal to 0. ये दो इक्वेशंस हमको दी गई हैं और हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सच दैट द टू इक्वेशंस हैव अ यूनिक सॉल्यूशन. लेट अस डू दैट नाउ. अगर अब दो इक्वेशंस को यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए कंडीशन क्या है? उसके लिए कंडीशन ये है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. हमने इन इक्वेशंस को इस फॉर्म में इसीलिए ही लिखा है. ओके, सो लेट अस राइट दैट. ये है a1, ये है a2, ये है b1 और ये है b2. ओके, फॉर अ यूनिक सॉल्यूशन फॉर टू equations to have a unique solution, कंडीशन क्या है यहाँ पे? कंडीशन इज a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. अब a1 क्या है? 2,
A2 क्या है 4, B1 is 2 and B1 is 2 and B2 is K। हम यहाँ पे A1 A2 B1 B2 में ये वैल्यूज पुट करने के बाद K की वैल्यू क्या नहीं होगी वो फाइंड आउट करेंगे, और हमें वही पूछा है K इज नॉट इक्वल टू। ऑलराइट, सो हम वही फाइंड आउट करेंगे K की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है, सो दैट द इक्वेशंस हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। लेट अस डू दैट नाउ। सो this entire thing can be written as like this। इस पूरे को हम ऐसे लिख सकते हैं A1 upon A2, so this will become 2 upon 4 is not equal to B1 upon B2। ओके, सो B1 क्या है 2 upon K। सो यहां पे अब हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं K की, कि K की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है। सो 2K is not equal to 8 and K is not equal to 4। So if K is not equal to 4, the equations will have a unique solution। Let us write that now and conclude the question। So if K is not equal to 4, हमारा option A is the answer। Okay? Therefore, for 2x plus 2y plus 2 is equal to 0 and 4x plus ky plus 8 is equal to 0, k is not equal to 4 for the equations to have a unique solution। Okay, and this is the answer। Now let us take the question number 15। Question number 15, in a figure given below, this figure we are talking about, PA is and PB are tangents to circle with center O। PA and PB, ये दोनों जो PA और PB दिख रहे हैं, they are tangent to the circle with center O। Angle AOP is equal to 55 degree, that is given to us। Then find angle APB। Okay, so let us write the given details। Given that PA and PB are tangents to circle with center O। Okay, angle AOP is equal to 55 degree। Angle AOP is equal to 55 degrees and we have to find out angle APB। To find angle APB, अब APB फाइंड करने के लिए हम पहले स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल AOP से। इन ट्रायंगल AOP, ओके, अब इसमें with the help of angle sum property, angle sum property क्या होती है, that the sum of all the three angles of a triangle are 180। So this plus this plus this is equal to 180 degree। So in triangle AOP, angle AOP plus angle AOP plus angle OPA plus angle PAO, angle PAO is equal to 180 degree। This is angle sum property। Angle sum property of triangle।
Okay, now angle AOP is given to us as 55 degree. Okay, angle OPA, it is not known to us. Angle OPA हमें नहीं पता. प्लस एंगल PAO. अब एंगल PAO क्या होगा ये हम जानते हैं. एंगल PAO होगा 90 डिग्री, बिकॉज ये OA रेडियस है और PA टेंजेंट है, तो रेडियस हमेशा टेंजेंट से परपेंडिकुलर रहता है. सो एंगल PAO इज इक्वल टू 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, ऑफ द 3 एंगल्स हमारे पास 2 एंगल्स की वैल्यू है. सो हम एंगल OPA, ये वाला जो एंगल है, इसकी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं. वो कैसे होगा? 55 प्लस 90 दैट इज 145. अब उसको यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे तो ये बन जाएगा एंगल OPA इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 145 डिग्री विच इज इक्वल टू 35 डिग्रीज. ओके, हमें ये वाला एंगल मिल गया, एंगल AOPA, ये 35 डिग्री मिल गया हमको. अब एंगल APB इज इक्वल टू एंगल OPA प्लस एंगल OPB, और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे. ओके, एंगल APB यानी ये वाला कंप्लीट एंगल, एंगल APB इज इक्वल टू एंगल OPA प्लस एंगल OPB. This is equal to 35 degrees plus 35 degrees. Okay, and therefore angle APB, therefore angle APB is equal to 70 degree, and this is the answer. ओके, सो अब एंगल APB हमने फाइंड आउट कर लिया, दैट इज 70 डिग्री. तो हमारा ऑप्शन बी इज द आंसर. ओके, लेट अस राइट द आंसर एंड कंक्लूड द सम. देयरफॉर एंगल APB इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड दिस इज द आंसर. Let us go to sum number 16 now. Question number 16. An unbiased coin is tossed thrice. What is the probability of getting 2 heads? Option A 3/8, option B 1/8, option C 1/2 and option D 2/3. Okay, friends, हमारे पास एक कॉइन है जिसको हमने 3 टाइम्स टॉस किया है एंड द कॉइन इज अनबायस्ड. हमें ये जानना है कि 2 टाइम्स हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. सो इसको आगे हम सॉल्व करें या इस सम का सॉल्यूशन निकालें, उससे पहले हम ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, किसी एक कॉइन, अनबायस्ड कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करने पे क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, उसकी पहले लिस्ट बना लेते हैं. उसके बाद वी विल सी द फेवरेबल आउटकम्स. हमारे फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे? ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स. उसको हम उसका रेशियो निकालेंगे और वो हमारा आंसर बनेगा. सो अगर किसी कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया जाता है, किसी अनबायस्ड कॉइन को, तो उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, हम पहले ये देख लेते हैं. ऑल पॉसिबल आउटकम्स व्हेन एन unbiased coin is tossed thrice. ओके, सो अब ये क्या हो सकते हैं? देखिए, किसी भी कॉइन को अगर आप टॉस करते हैं तो आने की पॉसिबिलिटी क्या है? फर्स्ट टॉस में या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा. अब आप एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस कर रहे हैं, तो पहला आउटकम क्या हो सकता है कि फर्स्ट टॉस में आपको एच मिला, सेकेंड टॉस में भी आपको एच मिला एंड थर्ड टॉस में भी आपको एच मिला. तो आपका तीनों टाइम जब आपने टॉस किया आपको हेड्स मिला. ओके, हम आते हैं सेकेंड आउटकम पे.
पॉसिबल हो सकता है कि आपको फर्स्ट टॉस पे एच मिला हो, सेकेंड टॉस पे भी एच मिला हो और थर्ड टॉस में आपको मिला हो टेल. ओके, लेट अस गो टू द थर्ड आउटकम. दिस पॉसिबिलिटी इज अ हेड, अ टेल और अ हेड अगेन. सेकेंड टॉस में आपको टेल मिल गया, आपको थर्ड टॉस में हेड मिल गया. अब पॉसिबल क्या हो सकता है? फोर्थ पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आपको सिर्फ फर्स्ट टॉस में ही हेड मिला है, सेकेंड टॉस में आपको टेल मिला और थर्ड टॉस में भी आपको टेल मिला. ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट पॉसिबिलिटी कुड बी कि आपको तीनों टॉस में टेल मिला है, टेल, अ टेल एंड अ टेल. ओके, सो अब हम आते हैं सिक्स्थ पॉसिबिलिटी पे. अगर आपको फर्स्ट टॉस में टेल मिला, सेकेंड टॉस में टेल मिला, हो सकता है कि आपको थर्ड टॉस में हेड मिला हो, अ टेल एंड अ हेड. सेवेंथ, इट कुड बी अ टेल, अ हेड एंड अ टेल. एंड एट्थ पॉसिबिलिटी में आपको मिला होगा टेल, हेड और हेड. सो लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पे ये अपीयर हो रही है. देर आर 8 सच पॉसिबल आउटकम्स जब हम एक अनबायस्ड कॉइन को टॉस करेंगे. ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें ये फाइंड करना है व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स. हमारा फेवरेबल आउटकम कब होगा? जब हमारे पास 2 हेड्स आएंगे. ओके, और हमारे पास ऑल पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पे हैं और फेवरेबल आउटकम हमेशा पॉसिबल आउटकम का ही सबसेट होता है. सो 2 हेड्स वाले ऑप्शन कौन से हैं? हम उन्हें हाईलाइट करते हैं. एटलीस्ट 2 हेड्स वाले, एक ये हो गया. ओके, सो हमारे को अब फाइंड आउट करना है वो ऑप्शंस जहां पे एटलीस्ट 2 टाइम्स हेड्स आया होगा और जो फेवरेबल आउटकम्स होंगे वो हमेशा ऑल पॉसिबल आउटकम का सबसेट बनेगा. सो 2 हेड्स वाले आउटकम्स कौन से हैं, मिनिमम 2 हेड्स वाले, उसको हम इसमें से फाइंड आउट करते हैं. सी दिस हैज 3 हेड्स, तो ये हमारा फेवरेबल आउटकम बनेगा. दिस हैज 2 हेड्स, दिस अगेन इज आवर फेवरेबल आउटकम. एच टी एच अगेन 2 हेड्स, सो दिस इज आवर फेवरेबल आउटकम. एच टी टी, दिस इज नॉट. टी टी टी, दिस इज नॉट. टी टी एच, नो. टी एच टी, नो. एंड टेल हेड हेड, यस दिस इज. सो अब हम लिखेंगे हमारे वो वाले आउटकम्स जो फेवरेबल हैं. सो फेवरेबल आउटकम्स आर H H H, H H T, then H T H, and last is T H H. T H H. ओके, ये हमारे फेवरेबल आउटकम्स हो गए हैं. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, getting 2 heads, probability of getting 2 heads is equal to number of favorable outcomes okay, upon total number of outcomes or all the possible outcomes, upon all possible outcomes. हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है? 1, 2, 3 एंड 4. सो दिस इज 4 एंड ऑल पॉसिबल आउटकम्स हमने उसे एनलिस्ट किया है ऊपर. देयर आर 8 सच आउटकम्स, सो दिस इज 8 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स इज इक्वल टू 1/2. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1/2. So let us write the answer and conclude the question. Probability of getting 2 heads is equal to 1/2 and this is the answer. Let us start
with the next section with question number 17. फ्रेंड्स, आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज। और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड।